अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ईरान और अमेरिका एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। मिडल ईस्ट में और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों सुनते हैं कि हमास जैसी ताकतों को ईरान की सपोर्ट है। सऊदीया और ईरान दोनों इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन ये एक दूसरे के दुश्मन कैसे बने। यूएस ईरान पर पाबंदियां लगा लगा कर इसकी इकोनॉमी को तबाह कर रहा है, लेकिन फिर भी ईरान इसके मुकाबले में क्यों खड़ा है। मिडिल ईस्ट में जो आज पावर स्ट्रगल चल रही है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ईरान का पुराना नाम पर्शिया है और ये अपने रिसोर्सेज और जियोपॉलिटिकल लोकेशन की वजह से हमेशा दुनिया की सुपर पावर्स की नजर में रहा है। ईरान को कंट्रोल करने का मकसद है इस पूरे रीजन को कंट्रोल करना। ईरान का एक बॉर्डर साउथ सी से लगता है और दूसरा बॉर्डर अरब से लगता है। नीचे इसके पर्शियन गल्फ है, अरेबियन सी, जिधर से दुनिया भर की ट्रेड होती है। रिसोर्सेज की बात की जाए तो ईरान में ऑयल और गैस के जखीरे हैं, लेकिन इन सब होने के बावजूद 28% ईरान की आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है और आने वाले 2 सालों में ये 40% तक चली जाएगी। 1804 में रशियन एम्पायर ईरान पर हमला कर देता है और उस टाइम पर ईरान की सरहदें ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के साथ मिलती थी। इस हमले के नतीजे में रशियन एम्पायर ईरान को हरा देता है और एक ट्रीटी साइन करवा लेता है। यह पूरे ईरान पर इसलिए कब्जा नहीं करता क्योंकि दूसरी साइड पर ब्रिटिश एम्पायर था और ये दोनों ताकतें आपस में लड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि अपना अपना हिस्सा लेना चाहती थी ईरान से। इस ट्रीटी के नतीजे में रशियन एम्पायर ने ईरान से कैस्पियन सी का कंट्रोल ले लिया और रशियन ट्रेडर्स ईरान के रिसोर्सेज पर ट्रेड कर सकेंगे, ये भी राइट्स ले लिए। 1825 में रशियन किंग टसर अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है और इस मौका पर ईरानी किंग फात अली रशिया पर अटैक कर देता है और वो जंग जीतने की बजाय उल्टा जंग हार जाता है और इनसे एक और ट्रीटी साइन करवाई जाती है, जिसके नतीजे में ईरान को 20 मिलियन रूबल्स का फाइन लगता है और नेवल राइट्स भी ले लिए जाते हैं। 1856 में ईरानी किंग नसरुद्दीन ने एक एरिया हिरत पर हमला कर दिया जो कि ब्रिटिश इंडिया के साथ लगता था। नसरुद्दीन ये समझता था कि ये एरिया ईरान का हिस्सा है, लेकिन इसका फायदा उठाकर ब्रिटिश इंडिया ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने वापस हमला किया ईरान पर और एक और ट्रीटी साइन करवा ली। इसमें उन्होंने वही सेम चीजें ली जैसा कि रशिया ने पहले ली थी नॉर्थ में, और इसके साथ साथ उन्होंने टोबैको की इंडस्ट्री के भी साइन करवा लिए जो कि ईरान का एक बुनियादी कारोबार था, यानी कि छोटे से बड़े ट्रेडर्स इस टोबैको इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक थे। अब होता यह है कि ईरानी ट्रेडर्स जो कि अकेले ईरान के रिसोर्सेज पर कारोबार किया करते थे, अब उनको नुकसान हो रहा था और एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि छोटे से बड़े जो ट्रेडर टोबैको की इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक थे, अब वो भी बेरोजगार होते जा रहे थे। फिर ये ट्रेडर्स स्ट्राइक करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर और कारोबार को जाम कर देते हैं, जिसके नतीजे में उलमा यानी मजहबी स्कॉलर्स इन ट्रेडर्स और ईरान की हुकूमत के बीच में सुलह करवाते हैं और ईरानी हुकूमत को ये मजबूर करते हैं कि वो इस ट्रीटी को कैंसिल करें। फिर ईरानी किंग 1892 में इस ट्रीटी को कैंसिल कर देता है। इस इंसिडेंट के बाद उलमा का रोल ईरानी सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर 1901 में ईरानी किंग मुजफ्फर अल दीन जो कि नसर अल दीन के बेटे थे, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं विलियम डी आर्की से, जो कि ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और इस एग्रीमेंट में यह तय होता है कि अगले 60 साल तक ईरान में ऑयल ढूंढा जाएगा। इसके नतीजे में जो भी प्रॉफिट होगा उसका 16% ईरान को दिया जाएगा, और इस कंपनी का नाम एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी था और इसके ज्यादातर शेयर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थे। फिर 1908 में ईरान में ऑयल मिलता है और इसका ज्यादा फायदा एग्रीमेंट के तहत ब्रिटिशर्स को हो रहा था और सिर्फ 16% ईरान को मिल रहा था, जिससे ईरानी अवाम खुश नहीं थी क्योंकि उनके घर में ऑयल निकल रहा था और ज्यादा फायदा कोई और ले रहा था। तो उन्होंने ईरानी किंग के खिलाफ बोलना शुरू किया और इससे उलमा को और मजीद
सपोर्ट मिली। उलमा की सपोर्ट पहले ही बहुत ज्यादा थी, अब और मजीद बढ़ जाती है और इस तरीके से मजलिस की बुनियाद रखी जाती है जिसके तहत उलमा एक पैरेलल सिस्टम बना देते हैं हुकूमत के कि अब उलमा को भी राइट्स थे कानून साजी वगैरह करने में। 1906 में ब्रिटिशर्स की सपोर्ट से ईरान के शाह यानी ईरान के किंग रजा खान पहलवी बन जाते हैं। इन पर वेस्टर्न वर्ल्ड का हाथ था और ये ईरान को बिल्कुल तब्दील कर देते हैं, ईरान को मॉडर्नाइज कर देते हैं और 1928 में ईरान में मर्दों को यूरोपियन स्टाइल में ड्रेस पहनना लाजमी करार देते हैं और औरतों के लिए पर्दा और बुर्का वगैरह को बैन कर देते हैं। कैफेज और सिनेमाज में लड़कियों को जाना और जॉब करना अलाउ कर देते हैं और ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि रजा खान ने मजलिस को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था, मजलिस के अंदर अपने बंदे बिठाकर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ईरान जर्मनी के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा करता है और इनकी आपस में ऑयल की ट्रेड की भी बातचीत शुरू हो जाती है, लेकिन ये बात यूके और रशिया को पसंद नहीं आती और वो ईरान पर हमला कर देते हैं जिसके नतीजे में ईरान के अंदर महंगाई 400 गुना बढ़ जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है और इसके नतीजे में ईरान के बहुत सारे इलाकों में कहत फैल जाता है और यहाँ पर एंट्री होती है ईरान में अमेरिका की और वो ईरान को खुराक से लेकर हर तरह की सपोर्ट देने लग जाता है। अब यूएस भी ये इसलिए कर रहा था क्योंकि यूएस को भी ईरान में अपना कंट्रोल चाहिए था और उसकी नजर भी ईरान के रिसोर्सेज पर ही थी। अब वॉर खत्म होने के बाद भी रशिया ईरान से वापस नहीं जाता बल्कि इसके टुकड़े कर देता है, जैसा कि अजरबैजान और कुर्दिश रिपब्लिक भी ईरान ही का हिस्सा हुआ करते थे। वॉर के बाद क्योंकि यूएस बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया था, इसने एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम बनाया जिसके तहत अब ईरान में ऑयल की कंपनीज में 50% शेयर्स यूएस का भी था। अब यूएस ईरान की इंटरनल पॉलिसीज में भी इंटरफेयर करने लगा था और इनको इसके बदले में एड मिलती थी और ये ईरान की एक मजबूरी बन गई थी। जब ये सब हो रहा था तो मजलिस का एक लीडर मोहम्मद मुसादिक अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाता है और वो ये कहता है कि अमेरिका हमारी पॉलिसीज में इंटरफेयर करना बंद करे और ईरानी ऑयल पर हक सिर्फ ईरान ही का है। इसके नतीजे में अवाम मोहम्मद मुसादिक के साथ खड़ी हो जाती है और ईरान के शाह पर यानी ईरानी किंग पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वो इस एग्रीमेंट को कैंसिल करके ईरानी ऑयल को नेशनलाइज कर देता है। अब इसका मतलब ये था कि ईरानी ऑयल पर सिर्फ ईरान ही का हक होगा। इसके नतीजे में यूएस और यूके ईरान पर सैंक्शंस लगा देते हैं क्योंकि ईरान ने एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी की थी और वो पूरी दुनिया पर यह भी पाबंदियां लगाते हैं कि कोई भी मुल्क ईरान से अब ऑयल नहीं खरीद सकेगा। फिर आता है साल 1963 जब ईरान में एक बहुत बड़ा लीडर उभर कर सामने आता है जिसका नाम था आयतुल्ला खोमेनी। इनकी तकरीर शुरू होती थी कि बादशाही सिर्फ अल्लाह की है यानी शरीयत नाफज होनी चाहिए। लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। इनकी मकबूलियत को देखते हुए शाह ईरान ने इन्हें जेल में डाल दिया, फिर मुल्क बदर कर दिया। लेकिन इनकी तकरीरों की रिकॉर्डिंग्स ईरान में स्मगल होकर आने लगी और लोग छुप छुप कर इसको सुनने लगे। आयतुल्ला खोमेनी के अल्फाज लोगों के दिलों में बैठने लगे और लोग अपना काम छोड़कर ऑयल फील्ड वगैरह छोड़कर सड़कों पर आ गए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ये सब देखकर शाह ईरान ने डर के बहुत गलत फैसले लिए, अपने लोगों को अपनी फौज से मरवाना शुरू कर दिया और न्यूज मीडिया वगैरह पर भी पाबंदी लगाना शुरू कर दी। इससे लोग और ज्यादा इसके खिलाफ होते गए और नफरत फैलने लगी और लोग बहुत ज्यादा तादाद में सड़कों पर बाहर आने लगे। अब लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और शाह ईरान को क्योंकि पहले से कैंसर था तो वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए यूएस चले जाते हैं और वापस फिर कभी नहीं आते। अब खोमेनी अपने मुल्क ईरान वापस आते हैं और पीएम वगैरह को हटा देते हैं और एक इलेक्शन करवाते हैं जिससे उनको 98% वोट मिलते हैं, यानी कि ईरान के 98% लोग ये चाहते थे कि अब शरीयत नाफज होनी चाहिए और इसी को मजहबी इनकलाब कहा जाता है ईरान की तारीख का। अब रहा सवाल कि ईरान और सऊदीया तो मुस्लिम मुल्क है और इनकी आपस में क्यों नहीं बनती। बस इसकी कुछ रीजंस दोस्तों ये हैं कि हर मुस्लिम उम्मा के मुल्क की ये कोशिश है कि वो मुस्लिम उम्मा का लीडर बनकर सामने आए। ईरान चाहता है कि वो मुस्लिम उम्मा का लीडर समझा जाए और सऊदीया चाहता है कि वो समझा जाए। बस इसी कुछ रीजंस की वजह से इन मुल्कों की आपस में नहीं बनती और ये दुनिया के हर फोरम पर एक दूसरे की मुखालफत करते हमें नजर आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।